हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका वीडियो नंबर 9 है। तो चलिए बेसिक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 दे रखा है, यदि A अनुपात B आपको दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है 3:4 और सी अनुपात डी दे रखा है 6:7 और हमसे पूछा है ए अनुपात डी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो अनुपात अपने को दे रखा है उसको लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। राइट, तो यहाँ ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है, तो ए और बी का अनुपात है 2:3, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। बी अनुपात सी दे रखा है 3:4, तो बी के नीचे लिखेंगे 3 और सी के नीचे लिखेंगे 4। क्लियर। आगे दे रखा है सी अनुपात डी 6:7, तो सी के नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और डी के नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पर ए और डी का अनुपात पूछा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान निकालने के लिए इस 2 का 3 से गुणा और इस 3 का 6 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करना है 3 से और इसका गुणा करना है 6 से, तो ये आ जाएगा 3 का गुणा 2 से होगा तो 2 तिया 6 और 6 का 6 से होगा तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। राइट, अब डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस 3, 4 और 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो डी का गुणा करेंगे हम, डी का मान निकालने के लिए 3, 4 और 7, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 7 84 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास ए का भी मान आ गया, तो अपने को निकालना है ए अनुपात डी का मान। तो ए का मान आया 36, डी का अनुपात कितना आया, डी का मान आया आपके पास 84। इसको काट देंगे तो 12 से ये कट जाएगा, 12 तिया 36 और 12 7 84। तो आपका ए अनुपात डी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:सी। ए अनुपात डी का मान आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि 3:सी ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारे पहले सवाल का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क का 12.5% बराबर है 1400 का 35%। तो इस क्वेश्चन मार्क का मान अपने को निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह अपन x मान लेते हैं, का मतलब गुणा होता है। इस 12 से ही 1/2 को अपन हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 और 1 25। तो इसको अपन लिख सकते हैं 25/2 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। राइट, बराबर 1400 का, तो 1400 का मतलब गुणा और 35%, तो 35 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 की 2 जीरो से 1400 की 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो इधर बचा हमारे पास x और 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 दूना 8 बराबर इधर बचा हमारे पास 14 गुणित 35। अब हमको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x बराबर 14 गुणित 35 पहले से उधर है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, 8 इधर भाग में है इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो अब हमको इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे आप तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3920 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3920 आ गई। मतलब क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3920। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 5/8 किलोमीटर प्लस 112 मीटर बराबर खालिस्तान मीटर। तो इसको अपन हल करेंगे। सबसे पहले अपने को यहाँ पर इसको हल करने के लिए एक ट्रिक देखना है। तो ट्रिक है आपको सबसे पहले मिली, उसके बाद आता है सेंटी, मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद आता है मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद आता है ग्राम, लीटर या मीटर जो भी आपको दे रखा है तीनों में से। उसके बाद आता है डेका मीटर, डेका जो भी है पीछे इकाई चलेगी वो हो जाएगी।
उसके बाद आएगा हेक्टो, डेका के बाद हेक्टो, और आखिरी में आता है किलो। राइट, तो यहाँ पर देखिए सवाल में हमें किलोमीटर दे रखा है, मतलब अपने को यहां से चलना है। राइट, और कहाँ तक चलना है, मीटर पे चलना है, मतलब यहाँ आना है। और जब भी अपने को इस दिशा में चलना हो, मतलब यहाँ से अपने को शुरू करना है और यहाँ आना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। और हर एक स्टेप की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, 10 रहेगी। इसकी वैल्यू भी रहेगी 10। तो यहाँ से अपने को शुरू करना है, तो इसकी वैल्यू हो गई 10, 10 इसकी हो गई, 10 इसकी हो गई, तो टोटल गुणा कितना का करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 5/8 आपका किलोमीटर में है, इसको अपने को मीटर में बदलना है, तो 1000 का अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और 112 ऑलरेडी मीटर में है, इसलिए इसको ऐसा ऐसा लिख देंगे। इसको 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 125 बार कट जाएगा, क्योंकि 125 का गुणा 8 से करोगे तो 1000 आ जाएगा। अब अपने पास जो बचा है उसका गुणा कर लीजिए, तो 5 का गुणा 125 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। राइट, प्लस 112, तो 625 में 112 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 737 आ जाएगा। तो अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 737 मीटर आ जाएगी। अर्थात आप बता सकते हैं कि 5/8 किलोमीटर प्लस 112 मीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो ये होते हैं 737 मीटर। तो 737 मीटर अर्थात बी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे सवाल नंबर 3 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले कोई भी संख्या अगर 12 से विभाजित होगी तो वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, और वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी। यदि वो 3 से विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, तो वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें जो विकल्प दे रखा है उन विकल्प को 3 से भी चेक करना पड़ेगा, 4 से भी चेक करना पड़ेगा। तो अपने को दोनों से चेक करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 का चेक कर लेंगे। तो 4 का नियम ऑप्शन नंबर ए में लगाते हैं। तो 4 का नियम क्या कहता है कि आखिरी के दो अंक जो है, आखिरी के दो अंक कौन से हैं, 63 है। इसमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये संख्या 4 से विभाजित है। अब हम देखते हैं कि 63 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। जब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है तो 12 से भी विभाजित नहीं होगी। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में आपको देखना है कि आखिरी के दो अंक, आखिरी के दो अंक 52 है। 52 में क्या 4 का भाग जाता है क्या, तो आप कहोगे कि 52 जो है इसमें 13 चौक 52 होता है, तो पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब इस संख्या में 4 का भाग तो जा रहा है। अब 3 का चेक करना है, तो 3 का चेक करने के लिए ये 4 का नियम अपने ने चेक करा, ये 4 का नियम था। अब 3 का नियम चेक करने के लिए अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 5 15 और 4 19। अंकों का योग कितना आया, 19 आया। अब 19 में क्या 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। राइट, तो इसमें देखिए 4 का भाग जा रहा था लेकिन 3 का भाग भी जा रहा है, तो हमने देखा है कि 4 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, तभी ये संख्या 12 से विभाजित होगी। अर्थात बी ऑप्शन जो रहेगा वो भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में देखिए आखिरी में यहाँ 52 है। अभी हमने चेक किया कि 52 आखिरी के दो अंक चेक करते हैं 4 के नियम में, तो 52 में तो 4 का भाग जा रहा है 13 बार में। अब इस संख्या को अपन 3 से चेक करेंगे, तो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़ो। अंकों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, तो इसका योग आया कितना, 9। 9 में 3 का भाग भी जाएगा, मतलब ये संख्या 4 से भी विभाजित हो गई, ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या बड़ी आसानी से 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अर्थात सी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे सवाल नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चाहो तो आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। डी ऑप्शन को जैसे ही चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए आखिरी में जो दो अंक है 85, 85 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर।
सवाल नंबर 5वां दे रखा है, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, हर में 20% की कमी करने पर 5/8 प्राप्त हो तो मूल भिन्न क्या होगी। तो देखिए अंश क्या होता है, तो जो ऊपर लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है x अपॉन वाई, तो x क्या है आपका अंश है, x क्या है अंश है, और y क्या है आपका हर है। अब ये कह रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि होती है। यदि मान लीजिए अपन इसको 100 मानते हैं, तो 100 पे 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही है, और 100 का 25% कितना होता है, 25 हो जाएगा, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो ये 125 हो गया, राइट। और इसके साथ में x जोड़ देते हैं, अंश है इसलिए। हर में कह रहा है कि हर में 20% की कमी, तो 100 का 20% कमी करेंगे तो कितना आएगा, 100 का 20%, 20, तो इसमें से 100 में से 20 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और हर है इसलिए इसको y लिख देते हैं। और ये कह रहा है कि ये कितना आता है, 5/8 आता है, ठीक। कमी करने पर ये कितना प्राप्त होता है, 5/8 प्राप्त हो, तो हमें मूल भिन्न बताना है। तो इसको काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे 125 को, तो 25 बार में कट जाएगा। 8 से इस 80 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, राइट। तो यहाँ से x अपॉन वाई, तो इधर आएगा तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, और 25 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5 से कट जाएगा क्या, तो 5 दूना 10, और 5 5 25, अर्थात x अनुपात y, और x और y क्या माना था आप लोगों ने, भिन्न मानी थी। x आपका अंश था, y आपका हर था, तो ये मान कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अर्थात वो मूल मूल भिन्न जो थी वो कौन सी थी, 2/5 थी। तो 2/5 जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो आपका सवाल नंबर 5 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। 2100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, राइट। और ये आगे बोल रहा है कि यदि ब्याज क्या हो, 6 माही हो, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले अपने को मिश्र धन निकालना पड़ेगा, और मिश्र धन निकालने के लिए फार्मूला याद करना है आपको कि P इंटू 1+R/100, और इसकी पावर क्या होती है, n होती है। लेकिन यहाँ पर 6 माही की बात बोली है, तो 6 माही की स्थिति में जो दर होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ r के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। और जो समय होता है वो क्या हो जाता है, 6 माही की स्थिति में समय 2 गुना हो जाता है। तो 6 माही की स्थिति में आपका जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा a बराबर P इंटू 1+R/2 की पावर 2 या n इंटू 2, राइट। तो यहाँ पर इसमें मान रख देंगे, P है कितना, 2100, गुणित 1+R कितनी है, रेट है आपकी 10, बटे 2 × 100, और समय कितना है, 1 वर्ष है। तो ये 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। यहां से इसको सरल कर लेंगे तो ये कितना, 10 से इसको काट देंगे तो 10 धाम 100 हो जाएगा। इसको आगे सरल करेंगे तो ये आएगा आपका 2100, गुणित 10 का गुणा 2 से होगा तो 10 दूना 20, 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 एकम 20, और 1 कितना हो जाएगा, 21, अर्थात 21/20 हो जाएगा। और घात 2 है इसलिए इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 21/20। क्लियर है। चलिए इसको 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बचा है, ऊपर बचा है आपके पास 21 × 21 ऊपर बचा है आपके पास 21 × 21 मतलब 21 का क्यूब, और बटे में कितना बचा है, तो बटे में बचा है आपके पास 2 × 2, अर्थात कितना है, 4। तो 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब होता है 9261। कितना होता है, 9261, और इसमें भाग देना है 4 का, तो भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना बचा, 1 बचा, भाग में जाएगा, दशमलव लग जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया,
10 हो गया, 4 दूना 8, 2 बचा और 4 पंजे 20। तो ये आपका मिश्र धन आ गया और मिश्र धन कितना आया? 2315.25। राइट। अब अपने को ब्याज जो निकालना है वो सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए मिश्र धन जो आया है उसमें से मूलधन को घटाएंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर मिश्र धन आया आपके पास 2315.25 और मूलधन था आपके पास 2100 रुपए। तो 2315.25 में से 2100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 215.25। कितना आ जाएगा? 215.25 रुपए जो रहेगा वो आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अर्थात सी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो केवल आपको जो हर सवाल में पहले भी अपनों ने इसके जैसे सवाल हल किए हैं, लेकिन यहाँ अंतर क्या है? ब्याज जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है? 6 माही दे रखा है। तो जब भी 6 माही की बात हो तो आपको रेट क्या करना है? आधा करना है, इसलिए रेट के बटे में 2 लगाया और समय को 2 गुना करना है, इसलिए यहाँ पर समय में n के साथ में 2 का गुणा किया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए और करने की कोशिश करिएगा। एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 रुपए के दाम वाली खरीदी। आगे कह रहा है कि 15 वस्तुएं 60 रुपए दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपए दाम वाली खरीदी। तो प्रति वस्तु औसत दाम अपने को बताना है। तो सबसे पहले उनने 13 रुपए की वस्तुएं कितनी खरीदी? 13 वस्तुएं खरीदी 70 रुपए वाली। राइट। उसके बाद क्या खरीदी? 15 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए वाली? 60 रुपए वाली। उसके बाद उन्होंने खरीदी 12 वस्तुएं 65 रुपए वाली। तो इनका अपने को प्रति वस्तु औसत दाम निकालना है। तो 13 का गुणा 7 से करेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा? 91 और एक जीरो लग जाएगी। प्लस 15 छंग कितना होता है? 90 और एक जीरो लग जाएगी, ये 900 हो जाएगा। ये इकाई में आ रहा है, रुपए आ रहे हैं सारे। उसके बाद 12 का गुणा हो जाएगा 65 से, तो 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल आया 6, 12 छंग 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो ये टोटल रुपए को अपन जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया जीरो, उसके बाद 8 और एक 9, उसके बाद 7, 9 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 18 और 7 हो गया 25। तो टोटल रुपए कितने आ गए? 2590 रुपए। अब अपने को क्या निकालना है? औसत दाम निकालना है। तो औसत दाम कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? औसत दाम निकालना है। औसत दाम निकालने के लिए अपने को कुल रुपए कितना लगे? 2590 रुपए लगे। और वस्तुएं कितनी हैं? तो देखिए 13 वस्तुएं तो एक खरीदी, उसके बाद 15 वस्तुएं एक खरीदी और 12 वस्तुएं एक खरीदी। सारी वस्तुओं को जोड़ लेंगे और जितने रुपए हैं टोटल उस रुपए में उसका भाग दे देंगे। तो ये आ गया 2590 रुपए। और टोटल वस्तुओं को जोड़ोगे आप तो ये कितने हो जाएगी? ये हो जाएगी कितनी? 40। राइट। तो एक जीरो से इसकी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब 259 में 4 का भाग देना है तो ये अपन भाग दे देते हैं। तो 6 चौक 6 चौक 24, एक बचा तो ये हो गया 19 और उसके बाद 4 चौक 16। राइट। तो कितना बचा? 3 बचा, 3 बचा, भाग में जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा, जीरो लग जाएगी और 4 पंजे 20। तो ये कितना आ जाएगा? औसत दाम प्रति वस्तु औसत दाम आ जाएगा आपका 64.75 रुपए। 64.75 रुपए। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 500 रुपए में। 100 रुपए मरम्मत में खर्चा किया। 100 रुपए मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को 800 रुपए में बेच दी। मतलब साइकिल को उसने 500 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए उसमें खर्चा किया
और 800 रुपए में उसने उस साइकिल को बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो सबसे पहले तो लाभ निकालना पड़ेगा। अब लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? देखो उसने बेची कितने में? 800 रुपए में, और 500 और 100 ये क्या हुआ? खर्चा हुआ उसका। तो ये 600 क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे। तो आपका लाभ कितना आ गया? लाभ आ गया, आप कहोगे कि सर 200 रुपए का उसको लाभ हुआ। लेकिन सवाल में हमसे लाभ जो पूछा है वो प्रतिशत में पूछा है। काय में पूछा है? लाभ प्रतिशत में बताना है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। क्लियर? अब लाभ हुआ 200 रुपए का। अब ये किस पे हुआ? 600 रुपए पे हुआ, तो भाग देंगे 600 का और गुणा कर देंगे 100 का। राइट? तो यहाँ पर इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, और ऊपर बचेगा आपके पास 100 और इधर बचेगा 3। इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% आ जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को उसका जो ये उसने 500 रुपए में खरीदी, 100 रुपए मरम्मत लगाया और 800 रुपए में बेच दी, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। अर्थात बी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मीटर में पार कर लेता है, उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो सबसे पहले अपने को एक चीज याद होगी कि चाल बराबर कितना होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे कि दूरी बटा समय है। दूरी कितनी है? तो ये 600 मीटर लंबी सड़क है, तो ये 600 मीटर। राइट? अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट है, तो 5 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 60। अब ये काय में है कि ये मीटर प्रति सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है? अब देखिए सवाल में हमसे पूछा है उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर अपने को मान दे रखा है अभी मीटर प्रति सेकेंड में, और हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी मान अपने को दे रखा है 600 बटे 5 गुणित 60, और मीटर प्रति सेकेंड से अपने को क्या में निकालना हो? किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना हो, तो 18/5 का गुणा करते हैं। राइट? तो इसको सरल कर लीजिए, तो ये सरल हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 6 से कट जाएगा 10 बार में। यहाँ पर और कुछ कट रहा है क्या? 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 5 दूना 10। और कुछ कट रहा है क्या? तो ऊपर बचा आपके पास 2 गुणित 18, नीचे बचा आपके पास 5। तो 2 गुणित 18 ये हो जाएगा 36, 36/5। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10। तो ये कितना आ जाएगा? 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी गति रहेगी। तो 7.2 ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए जाए। चलिए आगे दे रखा है सवाल नंबर 10। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सवाल को ध्यान से पढ़िए, करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है तो वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मतलब आपके पास संख्या कितनी है? 3 है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। राइट? अभी कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। मतलब पहली वाली संख्या 25% कम है। तो यदि मान लीजिए मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूं, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 25% कम, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 20% कम, मतलब कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पहली संख्या कौन सी है? 75 है। आगे कह रहा है दूसरी संख्या क्या है? 80 है। का कितना प्रतिशत है? तो 75 के बटे में कितना आ जाएगा? 80, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होगा। इसको हल कर लेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 4 दूना 8, 2 पंजे 10,
और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 75 का गुणा 5 में होगा तो 5 5 25 का 5 हासिल आया 2, 7 5 35 और 2 कितना हो गया 37 और बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 375 में 4 का भाग देना है तो कितना चला जाएगा ये आ जाएगा 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 बार में चला जाएगा, एक बचेगा तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, कितना बचा 3 बचा, 3 बचा भाग नहीं जाएगा दशमलव लग जाएगा, ये कितना हो गया 30 हो गया, कितनी बार भाग चला जाएगा 7 चौक 28, 2 बचा और 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा आपका कितना 93.75, 93.75%। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बारी है आज के इस सवाल की। आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11। यदि 27 की घात 2n-1 बराबर 243 की घात 3 है तो n का मान बताइए। तो सबसे पहले 27 की घात जो दे रखा है 2n-1 बराबर 243 की घात 3 और इसमें हमसे n का मान पूछा है, तो क्या मैं 27 को 3 की घात 3 लिख सकता हूं क्या? तो इसको मैंने लिखा 3 की घात 3 और इस पूरे की घात 2n-1 और इधर लिखा हुआ है 243 की घात 3। यहाँ तक कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं। अब यहाँ अपन इसमें 243 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 243 के अपन गुणनखंड करेंगे तो इसमें भाग 3 से चला जाएगा, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 से जाएगा भाग कितनी बार 27 तिया 81, 3 से भाग जाएगा 9 तिया 27, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 3 कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। तो यहाँ अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 3 की घात 3 और पूरे की घात 2n-1 और इसको लिख सकते हैं क्या 3 की घात 5 और पूरे की घात 3। अब देखिए यहाँ पर आपने घातांक का नियम याद रखना है कि a की पावर m और उस पूरे की पावर n अगर हो तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। ये घातांक का नियम है। यहाँ देखिए 3 की पावर 3 जो है इस पावर 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक के इस 2n-1 के साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, 3 का गुणा 2n से हो जाएगा तो ये 6n हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 एकम 3 बराबर, इधर भी ऐसा ही होगा 3 की घात 5, 5 का गुणा 3 से होगा तो 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ पर भी आधार में 3 है, आधार में यहाँ पर भी 3 है। जब आधार समान हो तब आपको एक घातांक का नियम याद रखना है कि a की पावर x बराबर हो a की पावर y के। यहाँ पर देखिए आधार दोनों के समान है तो ऐसी स्थिति में जो घाते हैं x और y आपस में बराबर हो जाएगी, मतलब घाते क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो यहाँ घात में 6n-3 ये किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6n इधर ही, 3 को उधर भेज देंगे तो ये क्या का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 15 पहले से है, 3 उधर से आएगा इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6n बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर अपने को n का मान निकालना है तो n बराबर हो जाएगा 18 और 6 कहाँ जाएगा? बटे में 6 कम 6, 6 तिया 18, तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, n बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो n बराबर 3 जो रहेगा वो हमारे आखिरी सवाल, सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार से गणित प्रैक्टिस क्लास नंबर 9 जो थी वो इस वीडियो में हमने उसको कवर किया। उम्मीद करता हूँ 11 ही सवाल जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।